वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद इरफान सौदागर को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, आज हम प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन कर रहे थे। 3.5 प्रश्नावली में आज हमें अध्ययन करना था तीसरे नंबर के क्वेश्चनों का। 3.5 प्रश्नावली के आज हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन का अध्ययन करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? ठीक है, दो इक्वेशन दी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 8x + 5y = 9 और दूसरी 3x + 2y = 4। दो इक्वेशन दी हुई हैं। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को हमें प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधियों से हल करना और बताना है कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो उपयुक्त तो हम वैसे ही बता सकते हैं ना, आपको हल करना है, आपको जो बेहतर लगे वो अधिक उपयुक्त। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले विधि में जो हम चलते हैं, प्रतिस्थापन विधि पे देखते हैं। प्रतिस्थापन विधियों में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशनों को लिख लेना है। ठीक है, समीकरण 1 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। इन दोनों इक्वेशनों को हमें क्या करना है, लिख लेना। प्रतिस्थापन में तो पता ही है ना, हम प्रतिस्थापित करते हैं x के मान को या y के मान को। देखो हमने लिखा ना समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया, 8x + 5y = 9। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 8x + 5y में से 5 को हमने पक्षांतर किया तो माइनस का 5y हो गया। ठीक है, 5y के बाद हमने यहाँ पर देखा 8x जो गुणे में है, पक्षांतर में क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन में देखो भाग में आ जाएगा। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखा हमने, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान पुट करने पर जो समीकरण 2 इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है, यानी कि समीकरण 2 में हम समीकरण 3 का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, समीकरण 2 में x की जगह पे हमने कितना रख दिया, 1/8 9 - 5y इक्वेशन हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, पुट करते ही हमने क्या किया, देखेंगे ध्यान से कि 3/8 9 - 5y + 2y / 1 = 4। इसके बाद दोनों इक्वेशनों में अगर ध्यान से देखेंगे, हर इसका 8 है, इसका 1 है, दोनों का लासा कितना आ जाएगा, 8। ठीक, लासा 8 आएगा। तो 8 से 8 कितने बार, एक बार, तो एक का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 3 9 - 5y के साथ ऊपर वाले हर के साथ हमने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट के साथ ऊपर जो 3 9 - 5y लिखा है उसके साथ हमने क्या कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 8 से 8 एक बार कटेगा। फिर 1 से जो 1 लिखा हुआ है, इससे 8 में जब हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार। तो 2y के साथ में हमने क्या कर दिया, 8 का गुणा कर दिया। ठीक है, 8 का गुणा जैसे ही करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, कि जब 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 27, 3 × 5 = 15, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 5 × 3 = 15। ठीक है, और ये दोनों का गुणा करेंगे तो 16y। ठीक है, आपस में जो 4 लिखा है इसके हार में क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया और आपस में क्या कर दिया, दोनों का कैंची गुणा कर दिया। और जैसे ही कैंची गुणा करेंगे, देखो जो नीचे 1 है जो ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो 4 है ये 8 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो सीधी सी बात है वही संख्या सीधी सीधी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि 15y + का 16y प्लस माइनस घट के ओनली y बचेगा। ठीक है ना, दिख रहा है कि ओनली y, और ये प्लस का 27 ही रहेगा, 8 × 4 = 32, ये रहा 32। ठीक है, अब हमें पता ही है ना कि हमने जो 27 लिखा है, 27 को हमने पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और 32 में से 27 आएगा तो कितना बचेगा, 5। तो ये हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। ठीक, x के मान के बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में अगर ध्यान से हम देखते हैं यहाँ पर, कि ध्यान से अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे कि समीकरण 3 में हमने क्या किया, y का मान रख दिया, क्योंकि y बराबर हमारा कितना आया था, 5। ठीक है, समीकरण 3 हमारा कितना था, y बराबर हमने 5 निकाला था ना अभी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना था, x बराबर 1/8 और कितना था, 9 - 5y। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी
वाई की कितनी रख दी हमने, ये रख दिया 5। ठीक, और जैसे ही इसमें इक्वेशन को हल करेंगे तो 5 25, ठीक है, ये रहा 25 और 9 में से 25 जाएगा तो माइनस का 16 और 8 से 16 में भाग देंगे तो माइनस का 2। तो ये क्या आ गया हमारा, एक्स और वाई के मान निकल आए। ये कौन सी विधि लगाई हमने यहाँ तक, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ तक हमने कौन सी विधि लगा ली, प्रतिस्थापन। तो x बराबर यहाँ पर कितना निकल आया, माइनस का 2 और y बराबर 5 निकाल लिया। 2 इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाल ली। तो आई थिंक यहाँ पर सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि तो अभी हम पहले ही इसी एक्सरसाइज में ही पढ़े हैं कि वज्र गुणन विधि के लिए सबसे पहले क्या गौर करेंगे, इक्वेशन दोनों लिखी हैं, इनको हम दोनों इक्वेशनों को, समीकरणों को ax प्लस बी वाई यानी कि इसके रूप में बदलेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में लिखने पर। अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 में हमने 9 को पक्षांतर किया तो देख रहा है माइनस का आ गया। ठीक है, और 4 को हमने पक्षांतर किया तो ये भी माइनस का आ गया। तो इससे समीकरण 1 बना और इससे समीकरण 2 बना। तो समीकरण 1 और 2 इक्वेशन हमें फाइंड हो गई। फाइंड होने के बाद दोनों समीकरणों की हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि दोनों समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 यानी कि इस इक्वेशन से पहले समीकरण की और इस इक्वेशन से दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे। और तुलना करके हम क्या करेंगे, हम अगर ध्यान से देखेंगे तो a1 बराबर कितना आया 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर माइनस का 9। तो इतनी वैल्यू निकाल ली। अब समीकरण 2 से गौर करेंगे तो a2 बराबर 3 फाइंड कर लिया, b2 बराबर हमने 2 फाइंड कर लिया, c2 बराबर माइनस का 4। दोनों इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, दोनों की वैल्यू। अब हमें वज्र गुणन विधि सूत्र में चलते हैं। तो वज्र गुणन विधि से सूत्र क्या बनता है, हमने बताया था x बटे, हमने दोनों इक्वेशनों के लिए बताया था कि x बटे बी सी से याद रख लेते हैं, लिखा ना b1c2 माइनस b2 c1 और y बटे सी ए यानी कि c1a2 माइनस c2 a1 और 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो इन इक्वेशनों में हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब मान पुट करते हैं, देखते हैं कि दोनों इक्वेशनों में हमने क्या कर दिया, b1 c2 b2 c2 इन सब के हमने क्या कर देने, मान पुट कर देने। ठीक है, और वैल्यू जैसे ही हम मान पुट करेंगे तो ध्यान से दिख रहा होगा सभी इक्वेशनों में हमने दोनों में मान पुट कर दिए। ठीक है, मान पुट करते ही हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों में गौर करेंगे कि दोनों इक्वेशनों में हमने वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, यहाँ पर पुट की और यहाँ पर पुट की। कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, वो भी प्लस माइनस के चिन्ह, तो माइनस का 20 आएगा। ये माइनस का 9 दिख रहा है, ठीक है, माइनस का 9 और माइनस का बाहर चिन्ह दिख रहा है ये, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का 18। इसके बाद 9 तिया 27, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो 4 के साथ देखो माइनस लिखा है तो माइनस और माइनस का चिन्ह बाहर है, माइनस माइनस प्लस, 8 चौको 32 और ये 8 दूनी 16 और ये 5 ती 15। ठीक है, दोनों इक्वेशन यहाँ पर बन गई। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 20 में से 18 जाएंगे तो 20 बड़ी संख्या का है, इसलिए माइनस का चिन्ह बचेगा तो माइनस का 2, और 27 में से 32 जाएगा तो 5 बचेगा, वो भी बड़ी संख्या के हिसाब से, 32 प्लस का तो प्लस का चिन्ह, और 16 में से 15 जाएगा तो 1/1। ठीक है, तो यहाँ तक इक्वेशन सभी को आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज में जैसे ही हम बढ़ते हैं सारी इक्वेशन हमने क्या कर ली, यहाँ पर लिख ली कि x बटे -2 y बटे 5 1/1। पहली कंडीशन हमें क्या करना है कि जो पहली कंडीशन है -x बटे 2 और 1/1, तो यहाँ पर दोनों को क्या कर लेना, बराबर कर लेना। तो दोनों का कैंची गुणा कर देना, x और 1 का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखेंगे 1 और x का मल्टीप्लाई x इंटू 1 और -2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यानी कि x इक्वल कितनी वैल्यू निकल आई, -5। ठीक, x बराबर कितना निकला है, -2। इसके बाद हमें क्या करना है, y बटे 5 और 1/1
कि इक्वेशन को आपस में बराबर करना और कैंची गुणा करना। तो 1 और y का गुणा तो y इंटू 1 होगा, 5 और 1 का गुणा 5 इंटू 1 होगा, तो y इक्वल कितना हो गया 5। तो ये दोनों विधियां हमने यहाँ पर क्या कर दी, हल कर दी कि वज्रगुणन विधि से किस प्रकार से दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करते हैं। तो यहाँ पर सारी विधियाँ समाप्त हो गई। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी विधि आसान है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान से यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करो। अब बीजगणितीय विधि, हमने रैखिक समीकरण हल करने की कितनी विधियाँ पढ़ ली, ग्राफीय विधि, फिर हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, फिर विलोपन पढ़ी थी, फिर वज्रगुणनफल विधि। अब यहाँ पर हमारा नियम खत्म होता है। अब हम यहाँ पर किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि विद्यार्थी वी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो पूछ रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है, जैसे सपोज़ करते हैं हम किसी छात्रावास में रहते हैं। अब उस छात्रावास में जैसे कि एडमिशन हमने लिया, सपोज़ करते हैं कि उसने कहा कि 500 रुपये आपका छात्रावास का तो एक फ़िक्स रुपये है ही है। इसके बाद अगर आप भोजन खर्च जो लगाते हैं प्रतिदिन के हिसाब से 10 रुपये का, सपोज़ कीजिए आपने 1 महीने के लिए लिया, ठीक है। सपोज़ करते हैं आपने कितने दिन के लिए लिया, 1 महीने के लिए, यानी कि 30 दिन के लिए। एक जो फिक्स उसने कर दिया 500 रुपये, प्रतिदिन का भोजन का 10 रुपये, ठीक है। तो ये तो नियत हो गया ना, ये तो फिक्स है, 500 तो देना ही है। अब 30 दिन के हिसाब से 30 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 500 प्लस 300 इक्वल 800, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है एक नियत रुपये और जो रोज़ाना के हिसाब से जो रुपये लग रहा है वो रुपये हमें बताना है कि कितना होगा, ठीक है। सपोज़ करते हैं हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज में और देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, हमने नियत व्यय मूल्य कितना मान लिया, x रुपये, यानी कि नियत फिक्स रुपये जो हमें छात्रावास में लगना है वो x रुपये तो लगना ही है, और माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये लगना ही लगना है, ठीक, ये फिक्स मान लिया। अब कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि विद्यार्थी ए 20 दिन का 1000 रुपये देता है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ पर ध्यान से दिख रहा होगा ये तो नियत है, ये तो देना ही देना है, और y क्या है हमारा यहाँ पर प्रतिदिन भोजन का, तो 20 दिन तक का कितना हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई, इसलिए हमने क्या लिख दिया x प्लस 20y। x यानी कि नियत हो गया, 20y यानी कि एक दिन का y रुपये है, और 20 का गुणा कर देंगे यानी कि 20 दिन का, यानी कि नियत रुपये x रुपये हो गया, और 20y 20 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से, तो टोटल ओवरऑल कितना रुपये देना है 1000। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गई फर्स्ट कंडीशन से। अब इसी प्रकार दूसरा भी है, इसी प्रकार दूसरा विद्यार्थी बी है, बी के द्वारा 26 दिन का जो अदा किया जा रहा है वो 1180 रुपये, यानी कि इसका भी अगर ध्यान से देखेंगे x रुपये नियत तो सभी को देना है। अब 26 दिन रह रहा है तो 26 दिन के हिसाब से भी रुपये देना पड़ेगा भोजन का, क्योंकि एक दिन का तो y, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 26 दिन का 26y। तो इक्वेशन कितनी हो गई सेकंड, ठीक है। तो ये दूसरे विद्यार्थी की कंडीशन हो गई। इसके बाद समीकरण हमने यहाँ पर लिख दिया
कि समीकरण 1/2 को विलोपन विधि द्वारा घटाने पर समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, यानी कि समीकरण जो हमारी जो दोनों इक्वेशनें निकली हैं, अगर ध्यान से देखें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। क्योंकि अगर दोनों में ध्यान से देखें x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो किसी को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी हमने दूसरी कंडीशन में से पहले को हम घटा देते हैं। तो हमने वही चीज़ लिखा नीचे कि समीकरण, अगर ध्यान से देखें हमने वही चीज़ लिखा है कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 से जब हम 1 को घटाएंगे तो घटाने पर हमें क्या करना पड़ता है, चिन्ह बदलना पड़ते। क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह था, इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिया। यहाँ पर भी प्लस का था, इसलिए नीचे भी माइनस का कर दिया। यहाँ पर भी प्लस का था तो माइनस का, क्योंकि चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। और जब घटाएंगे सीधी सी कंडीशन है, x और x माइनस प्लस के हैं। यहाँ देखो ये प्लस का, ये देखो माइनस का, माइनस प्लस क्या होंगे, आपस में कट गए। अब ये 26 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 6y। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 6y। अब 1180 में से 1000 घटेगा तो 180 बचेगा। ठीक है, इसके बाद जो 6y है गुणे में पक्षांतर में क्या होगा, भाग में चला जाएगा। और 6 से जब 180 में हम भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, यानी कि 30 रुपये। 30 रुपये ये क्या है, ध्यान से देखो 30 रुपये क्या है, यानी कि प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य था वो हमने y रुपये मान के चल रहे थे, यानी कि जो y निकला वो क्या निकला हमारा, प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च निकला। ठीक, इसके बाद नीचे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या हमारा, ध्यान से अगर दिख जाए समीकरण 1 क्या है, ये रहा x + 20y बराबर 1000। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान कितना था, x + 20y बराबर 1000, तो y का मान कितना रख दिया, 30, और 20 × 30 कितना हो जाएगा, 600। 600 यहाँ पर प्लस में, पक्षांतर में माइनस हो जाएगा। 1000 में से जब हमारा 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 400। ठीक है, यानी कि x क्या निकला, जो हमारा x हमारा मूल्य निकला, जो कि कौन सा है, एक नियत मूल्य। ठीक है, तो नियत मूल्य हमारा कितना निकला, 400 रुपये। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक, तो आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।